नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का हम लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखें, बिहार दरोगा, ध्यान में रखिएगा, मद्य निषेध का जो आपका होने वाला ज्ञान बिंदु सर के द्वारा कौन सा मद्य निषेध सिपाही, जो 15 टोटल, इसमें कितना आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, टोटल आपका 15 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की ओर। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 1 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा का उद्देशिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तुत किया था? बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव आपको प्रस्तुत किए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका होगा 13 दिसंबर 1946 को किए थे। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका व्याख्या हम लोग थोड़ा सा, हर क्वेश्चन के थोड़ा सा हम व्याख्या देखेंगे। ध्यान में देखिए, कैबिनेट मिशन की प्रस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए, किस संविधान के किस देश से लिए गए? कौन सा? समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग सीधा बताइएगा, आपका फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका फ्रांस से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? बताइए। थोड़ा सा वीडियो आप लोग स्पीड कर लीजिए भैया, 1.3x पे देखिएगा, क्योंकि हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा वीडियो जल्दी कवर हो जाए। बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? कदम उठाएगा। तो आपका कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपका 40 में। ध्यान रखिए, कौन सा अनुच्छेद में आपका? तो अनुच्छेद 40 में। ध्यान में रखिएगा। बताइए अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। बताइए। अनुच्छेद आपका 42 में क्या है? तो अनुच्छेद 42 आपका हो जाएगा काम के नियमांकन और मानवोचित दशाओं तथा का प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। बताइए अनुच्छेद 43 में आपका क्या है? तो अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताइए, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने का एक ही शर्त नहीं है? बताइए, इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो ये आपका संपत्ति अधिग्रहण हो जाएगा। देखिए, जन्म के द्वारा तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश के द्वारा तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति के अधिग्रहण से आप नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में देखिए आपको क्या बोल रहा है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताइएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? तो आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? बताइए, अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो बताइएगा, आपका हो जाएगा आपको 14 दिनों के अंदर में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 14 दिनों के अंदर में आपको लौटाना होगा। देखिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा 6 नंबर प्रश्न पर बारे में जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110
धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनुच्छेद 109 के तहत विशेष प्रतिक्रिया का प्रावधान है। ध्यान में रखिएगा, प्रावधान है। देखिए, राज्यसभा में विचारधारा हेतु भेजा जाता है, 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा उसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर प्रश्न का आप लोग को सोल्यूशन बताया जा रहा है ताकि आप लोग थोड़ा सा आसानी से समझ जाए। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका किए गए थे 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ध्यान में रखिए। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एवं संवैधानिक निकाय हैं जिनकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ध्यान रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? बताइए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो आपका 1951 में किया गया था। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष अनुबंध कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं अन्य न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 1905 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? आकाशगंगा मिल्की वे का आकार है? बताइए, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार है? तो आपका सर्पिलाकार है। क्या है आपका? सर्पिलाकार है। ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है जिनमें से एक केंद्रीय बल तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ध्यान में रखिए। 12 नंबर प्रश्न देखिए, एक विषुवत एक वर्ष में कितनी बार आता है? क्या एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो ध्यान रखिएगा, ये कितनी बार आता है? एक सेकंड रुक जाइए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, सूर्य पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? बताइए, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है? तो आपका कौन करता है? सबको पता है, आपका ओजोन करता है। ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। देखिए, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। तब भूटान का साम्राज्य किस हिमालय में स्थित है? तो आपका पूर्वी हिमालय में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के उपमा में प्रसिद्ध भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। बताइए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। बताइए, कितना घंटा आगे है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? बताइए, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो सबको पता है आपका अरावली से निकलती है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। लूनी नदी क्या पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलकर दक्षिण पश्चिम राजस्थान, नगौरी, पाली, जोधपुर, बमडोर, जलोर से होकर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 17 की ओर। बताइएगा, डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध
इस बांध के नाम से केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था? तो ये आपका हो जाएगा बानासुर सागर बांध। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो आपका केरल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, देखिए केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देश में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय भी केरल में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बताइएगा, भारत में पाषाणकालीन चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? शिला, ध्यान रखिएगा, शिला चित्रकारी आपको कहाँ पाई जाती है? सबको पता आपका भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ? भीमबेटका में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक क्या आवासीय पुरा स्थल है। ध्यान में रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है बोल रहा है आपका। देखिए, जातक ग्रंथाएँ किससे संबंधित हैं? बताइए, जातक ग्रंथाएँ किससे संबंधित है? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, आपका किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, किस मुगल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो किस मुगल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए, सातवाहन वंश ने किए थे सिक्के जारी। सबसे पहले आपका सातवाहन ने ही किए थे, आप लोग को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइएगा, प्राचीन संस्कृति ग्रंथ के अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? प्राचीन संस्कृति ग्रंथ के अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो ये आपका पाणिनि है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृति भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसे मौर्य काल में पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था में जानकारी प्राप्त होती थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर, चलिए देखिए प्रश्न ही नहीं दिख रहा है आप लोग को। चलिए उस 23 नंबर प्रश्न को हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं क्या अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टि गोचार है, भारत के किस युग से संबंधित हैं? तो भारत के किस युग से संबंधित है? तो आपका दिल्ली सुल्तान से संबंधित है, सल्तनत से संबंधित है। किसने? आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के भारत के भारतीय इस्लामिक क्या स्थापत्य कला है। ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश डैश में पराजित किया था। बताइए कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? बताइए कब पराजित किया गया था? तो ये आपका 1540 में किया गया था। कब किया गया था? तो आपको 1540 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कन्नौज का युद्ध में मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइएगा, तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बताइए। तो आपका तुर्की में लिखी गई थी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। देखिए मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। इसमें बाबर ने अपने जीवन के अनेक घटनाओं को विस्तार में लिखा है। ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने पर डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। मतलब जब फ्रांसीसी नेतृत्व ने फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया
था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तब पहला युद्ध लड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कर्नाटक का, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध करना 1746 से लेकर 1748 में हुई थी। यह ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार, ये युद्ध 1740 में का विस्तार था। ध्यान में रखिए। कैबिनेट बार्नेट ने के नेतृत्व में ये सेना के फ्रांसीसी क्या जलपोत पकड़ लिए गए, जो युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर लग रहा है हमको ऑप्शन नंबर ए मद्रास होगा, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा डाउट है भैया। आप लोग को अगर इसका आंसर आप लोग को सही पता हो रहा है तो प्लीज़ हम कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें हमको डाउट फील हो रहा है। चलिए 28वां प्रश्न देखिए। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे आपका? तो लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी था। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। बताइए। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली के आधार शिला इसमें किसने रखी है? बताइए। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधार शिला इनमें से किसने रखी है? बताइए, इनमें से किसने रखी थी? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आपका जॉर्ज पंचम ने रखी थी। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। बताइएगा। सहायक गठबंधन 1798 में डैश क्या द्वारा तैयार के एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो सहायक गठबंधन 1798 में क्या है? डैश द्वारा तैयार एक क्या गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 में भारत में अंग्रेज राज का विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है आपका। देखिए। उत्पादन हेतु कच्चा माल और क्या है नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। क्या है? उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी क्या नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो अच्छा ध्यान में रखिएगा। आपका कार्यशील पूंजी इसका सही उत्तर किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 32 की ओर। चलिए बताइएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह किस वर्ष में शुरू हुई थी? मतलब यह किस वर्ष में शुरू हुई थी? तब सब बोलिएगा 1951 में शुरू हुई थी। ध्यान में रखिएगा। देखिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। यह योजना क्या हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। चलिए 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का मौद्रिक नीति तैयार करता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो आपका क्या है? आरबीआई के गवर्नर। ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आरबीआई गवर्नर भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 34 की ओर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में गायब हो गए, तो क्या पढ़ेंगे उसमें? चलिए 35वां प्रश्न देखिए। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग क्या बताइएगा पूर्ण रूप क्या है? तो सीधा इसका आंसर आपको बता दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। क्या जो फॉरेन करेंसी कॉन्वर्टिबल बॉन्ड। ध्यान में रखिएगा। देखिए कन्वर्टिबल। ध्यान में रखिए। ट्रिबल यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 36वां प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ये 36वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका हो जाएगा टमाटर, प्याज और आलू या टीओपी टॉप की फसलें की। ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टमाटर, प्याज और आलू। क्या है? टमाटो, ओनियन और पोटैटो।
कि फसलें की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। किसके बारे में? ऑपरेशन ग्रीन्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। तो आपका ग्रीन हाउस के गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक का कंबाल त्यौहार किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा भैंसों की दौड़ के लिए संबंधित है, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्या बोल रहा है? कंबाला त्यौहार। ये कंबाला त्यौहार कर्नाटक राज्य के तटीय इलाकों में आयोजित की जाने वाली एक 2 दिवसीय भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। यह त्यौहार तमिलनाडु में जल्लीकुट्टू त्यौहार जैसी ही है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 39वां प्रश्न देखिए गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, ये सब आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको मुंह पर पता होना चाहिए, आपका पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 को बताइए, पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात हैं? बताइए, पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो आपका ध्यान में रखिएगा, आपका शास्त्रीय संगीतकार से विख्यात है, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। पंडित जसराज का जन्म 1930 ईस्वी में हुआ था। पंडित जी का समन्ता मोवाती घराने से हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए 41वां प्रश्न देखिए, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? बताइए, लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका क्या शरद पवार की आत्मकथा है, ध्यान में रखिएगा। 42वां प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मार्च में मनाया जाता है? बताइए, हर साल कौन सा मार्च में बनाया जाता है? तो आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए, कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं? तो कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं कौन है? तो आपका हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद कैलाश सत्यार्थी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान के मालवा क्या यूसुफ जई उम्र 17 वर्ष को वर्ष 2014 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। कैलाश सत्यार्थी भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कितना ईजी, इसमें इस सेट में हर एक आपका ईजी से स्टार्ट हो रहा है। आपका रिवीजन है 15 क्वेश्चन, लास्ट जाते जाते आपका पूरा हार्ड हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा, आपका पेरिस में। कहाँ है आपका यूनेस्को का मुख्यालय? आपका ध्यान में रखिएगा पेरिस में। बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ध्यान में रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। इनका गठन वर्ष 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका पेरिस है, फ्रांस में स्थित है। पेरिस आपका फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यह यूनेस्को 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। बताइए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन देखिए, आपका नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 47वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में क्या वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? बताइए वेटवेयर आपका हो जाएगा मानव मस्तिष्क हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है। इनका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए 1 पेटाबाइट 1020 के बराबर होता है? चलिए बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेराबाइट्स, टेराबाइट्स यानी 1 पेराबाइट्स 124 टेराबाइट्स के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 49वां प्रश्न देखिए, क्या
प्रोसेस्ड डेटा के रूप में जाना जाता है। क्या बोला है? प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। ये किस रूप में आपका जाना जाता है? तो आपका जानकारी के रूप में जाना जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर, चलिए 50वां प्रश्न देखिए कि यूडीपी क्या है? बताइए यूडीपी आपका क्या है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। यूडीपी आपका जो है कन्वेंशन रहित प्रोटोकॉल है। कौन है? कन्वेंशन कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। सॉरी माफ़ कीजिएगा। चलिए 51वां प्रश्न देखिए, दाब मापने के लिए क्या एसआई इकाई क्या है? बताइए दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? ध्यान रखिएगा आपका पास्कल है। ध्यान में रखिएगा दाब मापने के लिए एसआई इकाई आपका पास्कल है। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए ये मत समझिएगा भैया ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। आने वाला समय में धीरे धीरे आपका बहुत हार्ड होते चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर यह पूर्ण विकिरण क्या उत्मापी का सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यानी कि अगर वही 53 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है? देखिए भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? बताइए भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? बताइए कौन सी अदिश राशि है? तो आपका यंग का मापक हो जाएगा। ध्यान में रखिए। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि यंग का मापन, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये सब आपका हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हर क्वेश्चन के बाद उसके बाद हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। देखिए एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का उदाहरण है। बताइए एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का उदाहरण है। बताइए डैश का उदाहरण है तो आपका क्या हो जाएगा? पक्षे पे गति हो जाएगा। ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ध्यान रखिएगा आपका क्या इंफ्रारेड तरंगे के रूप में कार्य करता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए निम्नलिखित में से सबसे क्या अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए कौन सा है ये आपका? चलिए बताइए क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 56 नंबर का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए उस अम्ल की पहचान करें जो क्या है पाचन में मदद करता है। बताइए एक दो क्वेश्चन हम आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग आंसर कैसे दीजिएगा? थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन वैसे भी आ रहा है। उस अम्ल का पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। पाचन में मदद करता है। ध्यान में रखिएगा। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सबका पाचन में मदद करता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। कुछ क्वेश्चन जो भी है PDF में कट गया है इसलिए हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? बताइए निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो ये आपका सबको पता है आपका हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को भूलना नहीं है। देखिए हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक संयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। ध्यान में रखिएगा। इसीलिए यह बहुत ही कठोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 को। समझ में आया? जैसे देखिए हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में हाँ लिख दीजिएगा कि हाँ भैया हमको समझ में आ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या है कोशिकीय संरचना या प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? अतः निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो आपका होती है राइबोसोम आपका उत्तरदायी होती है। ध्यान में रखिएगा। देखिए राइबोसोम जो है सो जीवित कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जो प्रोटीन के संश्लेषण तथा कोशिकीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। चलिए बताइए ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम के किस
सब्जी पर अनेक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो किस सब्जी पर? तो आपका मटर पर किया गया था। ये देखिए आपको बच्चा को पता बताइए। ग्रेगर मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों को निष्कर्षों उन्हें 1866 में क्या 1866 में विकसित कराया गया है। ध्यान रखिए, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून्स प्रकाशित कराया गया है। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? बताइए कितना बढ़िया प्रश्न है। दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है तो ये आपका कौन है? तो आपका हो जाएगा सहारन सिल्वर चींटी। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही हो जाएगा। देखिए सहारन सिल्वर चींटी जो है दुनिया का ज्ञात लगभग 12,000 चींटी की प्रजातियों में से सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी है। ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अब 63 नंबर प्रश्न पे। बताइए रक्त में आरबीसी को बढ़ाने की कौन सी स्थिति बन जाती है? बताइए रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? बताइए कौन सी स्थिति बनती है? तो बनती है पेलिसाई थेमिया। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका पेलिसाई थेमिया। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो सोल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा कि पोलिसाइथेमिया एक प्रकार का रोग है जो खून में लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ने के कारण होता है। इस स्थिति में खून में लाल रक्त कणिकाएं 55% से ज़्यादा होती है। यह रोग खून में प्लाज्मा की कमी के कारण भी होती है। ध्यान रखिए। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर क्या है मिलीपीड स्प्रिंगटेल देखिए बुडलाइस गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देना है। क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखिएगा, या फिर हम ही इसका आंसर बता दें। बताइए, चलिए हम ही इसका आंसर बताते हैं। चलिए तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा? अपर्दाहारी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 65 की ओर। बताइएगा राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया है? बताइए क्या राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका 25 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। कब किया गया है? 25 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइएगा ब्रिक्स यूथ काउंसलिंग इंटरप्रेन्योरशिप क्या इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ होगा? बताइए इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आपका भारत में होगा। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखिए, आपका मैथ है। मैथ को भी आपको खुद बनाना पड़ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा आगे। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 67 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पीडीएफ में कट गया है। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सॉरी, इसका सही उत्तर 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वहाँ पे आप क्वेश्चन देख लिए हैं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी बी, सी नहीं होगा, बी होगा। बी आपका नहीं दिख रहा है। 68 नंबर प्रश्न का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए 68 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब भी है देखिए, आपको खुद सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसमें हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ उतना स्पेस है नहीं कि जो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपका मैथ होने वाला है, तो मैथ पे भी आप लोग को खुद फोकस करना पड़ जाएगा। हम आंसर बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन आंसर आपको बताने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। लास्ट में आप लोग को सोल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 71 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ है इसका आंसर? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए 72 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग का क्या हो जाएगा? 73 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 का भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब भैया आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 75 का हम सिर्फ इतना इस सबका हमें आंसर बताते हैं। 75 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 77 का आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। 77 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 78 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं हम। 79 नंबर का आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 80 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप। चलिए 81 का देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश आ गया तो 81 का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए 81 का आंसर नहीं दिख रहा है। 82 नंबर देखिए आपका। चलिए यहाँ से थोड़ा मैथ देख लीजिए। 82 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 82 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 83 का आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा? इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी भैया आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 83 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताकि बचपन से आज तक हम लोग इंग्लिश पढ़े ही नहीं, आप लोग को पता होगा। आप लोग ये सेट देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इंग्लिश हम लोग का लिए बहुत टफ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 88 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 90 का आंसर देखिए आप लोग को क्या हो जाएगा? तो 90 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए हिंदी आ गया। यहाँ से अब करने में हम लोग को थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। बताइएगा क्या है? अस्पृश्य का विलोम शब्द है, बताइए। अस्पृश्य का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, अनिष्प्रिय हो जाएगा, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए। दर्शिका शब्द का प्रत्यय है, बताइए। दर्शिका शब्द का प्रत्यय है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ई का हो जाएगा। देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन से देखते हैं। देखिए प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कि महाप्लस ईसा का संधि रूप क्या होगा, बताइए। महाप्लस ईसा का संधि रूप क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा महेश हो जाएगा, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 94 नंबर प्रश्न देखिए। जिसे किसी वस्तु का क्या अस्पृह ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो आपका क्या होगा? निष्प्रिय हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? गुरु के समय पर रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द क्या है? तो आपका अंत्यवासी हो जाएगा, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आप पे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 96 नंबर पर देखिए। अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए अन्य और अन्य है शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, ध्यान में रखिएगा। इसका हो जाएगा अनाज प्लस दूसरा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, बताइए। आदि को समझाने वाला शब्द है, ये आपको हो जाएगा हरि, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। अच का अनेकार्थी बताइए, अच का अनेकार्थी बताइए, तो ये हो जाएगा आपका धुरी हो जाएगा, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, क्या है? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा समालोचन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। 16वां प्रश्न में क्या है, आए थे हरि भजन को क्या अटूब लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया है, बताइए कहावत में कौन सा विकल्प को बताया है। तो ये आपका हो जाएगा किसी कार्य के विशेष की अपेक्षा कर उस अन्य कार्य में लग जाना। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।